हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी प्रीमियर सीरीज है फॉर टॉप 75 मोस्ट प्रोबेबल जो आपके CSIR और नेट के टॉपिक्स हैं उनके लिए, जिनमें से कि 25 टॉपिक्स जो होंगे वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे, है ना। और ये आपकी स्पेशली ये वाली जो वीडियो सीरीज है वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए चल रही है, जिसमें हमने एक टॉपिक एरोमेटिसिटी कवर कर लिया है, एक हमने प्रोडक्शन डी प्रोडक्शन जो है वो आपका टॉपिक कवर कर लिया है, और एक आपका अभी जो आपका टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका GOC, राइट। ओके, लास्ट आपके वीडियो में हमने आपको बताया था, क्या बताया था हमने आपके लास्ट वीडियो में? आपके लास्ट वीडियो में हमने मेसोमेरिक इफेक्ट से रिलेटेड जो आपका SIR इफेक्ट होता है उस पे बेस्ड जो है आपको कुछ जो है टॉपिक्स आपको कंप्लीट करवाए थे। टॉपिक्स भी नहीं, मतलब छोटा सा वो कॉन्सेप्ट ही कंप्लीट किया था हमने, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको करवाए गए थे, ठीक है। ओके, इसमें ही आपको जो है मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिए थे कि आप ये अपने आप से सॉल्व करना। ये आपके रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस थे आपके पास मैंने दिए थे, स्पेशली मेसोमेरिक इफेक्ट पे, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आंसर आपको लिखने जा रही हूँ और आपको समझाने भी जा रही हूँ कि आपका जो भी आंसर आएगा वो आखिर आएगा वैसा आएगा क्यों, ठीक है। जो भी आपका आएगा वैसा आएगा क्यों। देखिए, मैंने पूछा था रेट ऑफ डीप्रोटोनेशन आपको कंपेयर करना है। देखिए, अगर HA यहाँ से निकलता है बच्चों, तो आपका कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा? तो आपका कार्बोकैटायन बनेगा इस वाली कार्बन पे, ठीक है। इस वाली कार्बन पे कार्बोकैटायन बन जाएगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा अच्छे से, ठीक है। अगर ये H भी बाहर जाएगा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। अगर HC बाहर जाएगा तो आपका कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब देखिए, ये वाला जो आपका कार्बोकैटायन है ये आपका +M इफेक्ट से स्टेबलाइज्ड है, इस वाले सल्फर से भी और इस वाले सल्फर से भी। तो ये 2 +M इफेक्ट से आपका स्टेबलाइज्ड है, और अगर 2 +M इफेक्ट से स्टेबलाइज्ड है तो यानी कि ये कार्बोकैटायन तो बहुत स्टेबल होगा, यानी कि HA जो होगा वो बहुत ही इजीली आपके मॉलिक्यूल से बाहर चला जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है, डन। ये ठीक है, यानी कि सबसे मतलब आपको दिख रहा है कि H जो है वो कितना ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला HB को देखिए, ये वाला जो कार्बोकैटायन होगा जो HB की वजह से बना होगा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए सिर्फ एक सल्फर आपका +M इफेक्ट लगा रहा है, यानी कि स्टेबल तो होगा पर इतना नहीं होगा जितना HA होगा, है ना। कार्बोकैटायन HA की वजह से जो कार्बोकैटायन बनेगा वो HB की वजह से जो कार्बोकैटायन बनेगा कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2-2 सल्फर आपका +M इफेक्ट लगा रहे होंगे, +M इफेक्ट 2-2 लगा रहे होंगे, यानी कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल हो गया, यानी कि HA बहुत इजीली बाहर चला जाएगा। इसका मतलब यही हुआ ना। देखिए, कोई भी प्रोटॉन बाहर चला जाएगा इजीली, कैसे पता चलेगा कि जो रिजल्टेंट आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो कितना स्टेबल है। अगर वो बहुत ही अच्छे से स्टेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो फटाफट से आपका इंटरमीडिएट बनेगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर वो आपका इंटरमीडिएट ही स्टेबल नहीं होगा तो आपका प्रोटॉन बाहर क्यों जाना चाहेगा, है ना। ऐसे ही HA वाला जो आपका इंटरमीडिएट है उसको देखिए आप। अब आप जो आपका HA वाला इंटरमीडिएट है उसको देखिए। HA वाले इंटरमीडिएट में क्या है बच्चों? HA वाले इंटरमीडिएट में, सॉरी HC वाले इंटरमीडिएट में ये जो आपका कार्बोकैटायन बना होगा इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो यानी कि ये कार्बोकैटायन जो होगा आपका वो इतना अच्छे से स्टेबलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल HA के जाने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा, उसके बाद HB, और सबसे कम जो होगा वो HC के जाने के बाद जो कार्बोकैटायन है वो बनेगा। तो यानी कि HA जल्दी से बाहर जाना चाहेगा, B उसके बाद, और C उसके भी सबसे बाद, मतलब कि, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपका जो प्रोटोनेशन होगा वो A पोजीशन पर इसका पॉसिबल है, फिर B का, और सबसे कम C का, ठीक है, डन।
ओके चलिए, अब क्वेश्चन नंबर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा आंसर को। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अगर ये H बाहर जाता है तो आपका कार्बोकेटायन यहाँ बनता है, ये बाहर जाता है तो आपको कार्बोकेटायन यहाँ बनता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपका सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, ये तो पक्का है, इलेक्ट्रॉन तो डोनेशन हो रहा है, यानी कि कार्बोकेटायन जो बन रहा है वो काफी अच्छे से आपका प्लस एम इफेक्ट के थ्रू काफी अच्छे से स्टेबलाइज तो हो रहा है, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कौन ज्यादा प्लस एम इफेक्ट सल्फर लगा रहा होगा या ऑक्सीजन लगा रहा होगा, हमें ये देखना है, ठीक है। तो जितना ज्यादा अच्छे से प्लस एम इफेक्ट आपका लग रहा होगा जिस भी मॉलिक्यूल में, वो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी कि डीप्रोटोनेशन उस मॉलिक्यूल की फास्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके चलिए, हम कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कैसे करते होते हैं? सबसे पहले प्लस एम इफेक्ट कंपेयर करने के लिए दो अलग अलग ग्रुप का कैसे क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आपकी ओवरलैपिंग, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने पिछली वीडियोस में लास्ट टू लास्ट वीडियोस में एकदम गोल गोल के पिया है, बार बार रिपीट किया है इसको, कि ओवरलैपिंग जिसमें अच्छी हो रही होगी, जितना अच्छे से वहां पे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट लग रहा होगा। और ओवरलैपिंग में हम क्या देखते थे कि अगर 2p एटम की 2p ओवरलैपिंग हो रही होगी वो ज्यादा अच्छी होगी 2p और 3p से। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो ये कार्बोकेटायन बनेगा, मैं इंक फिर से चेंज कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर ब्लू ब्लू हो जाएगा सारा ही, है ना। ये कि ये जो आपका कार्बन है ये तो 2p होती है, इसमें तो ऑर्बिटल, ये वाला तो जो आपका कार्बन है इसमें तो 2p ऑर्बिटल होती है, और ये जो आपका हेटेरो एटम है इसमें आपकी 3p ऑर्बिटल होती है। ये जो ऑक्सीजन है आपका, इसमें आपकी 2p ऑर्बिटल होती है ना। यानी कि आपके इस मॉलिक्यूल में आपको 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग मिलेगी जब ये ऑक्सीजन आपका कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। यहाँ पर जब सल्फर आपके कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब आपकी कौन सी ओवरलैपिंग हो रही होगी? 3p और 2p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी। कहाँ पे ज्यादा अच्छी होती है? 2p में ऑर्बिटल में ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होती है, यानी कि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा, इस स्ट्रक्चर में जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। अगर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा यानी कि इसका डीप्रोटोनेशन, इस स्ट्रक्चर का डीप्रोटोनेशन सबसे आसान रहेगा, या कह लीजिए सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके यानी कि आपका जो HB है वो प्रोटोनेशन ज्यादा दिखाएगा, सॉरी डीप्रोटोनेशन ज्यादा दिखाएगा बजाय के HA के, ठीक है। तो इसको थोड़ा यहाँ पे क्लीन सा करके, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, इसको क्लीन सा करके हम आज इसका आंसर लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग रहा है, देखिए आपको पता लग रहा है क्या कि HB जो होगा वो ज्यादा होगा, जो आपका डीप्रोटोनेशन है वो HB में ज्यादा होगा HA के। ओके ठीक है, इतना समझ आ गया है? ओके आई एम सो सॉरी समथिंग इज देयर। ओके नेक्स्ट वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि ये एक अनायन दिया हुआ है, कि बोल रहे कि ये अनायन ज्यादा स्टेबल होगा या ये वाला होगा। तो आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि एक तो अनायन को आपको चाहिए कि कोई एटम साइड में ऐसा लगा हो जिसके पास अनायन अपने इलेक्ट्रॉन रख सके। अब नाइट्रोजन के पास तो पहले ही लोन पेयर होते हैं, ये देना चाहता है, फॉस्फोरस के पास भी होते हैं, है ना, लेकिन फॉस्फोरस के पास क्या होती है? डी ऑर्बिटल भी होती है। तो ये अनायन जो अपने इस फॉस्फोरस की डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, जबकि नाइट्रोजन के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं होती है। तो यहाँ पे अनायन जो है अपने इलेक्ट्रॉन आपकी नाइट्रोजन के एटम के अंदर नहीं रख सकता, यानी कि ए अनायन जो होगा वो बी अनायन से ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किस चीज की प्रेजेंस होनी चाहिए? डी ऑर्बिटल
d ऑर्बिटल इन फॉस्फोरस एटम, ठीक है, ओके। वैकेंट डी ऑर्बिटल लिख लेते हैं, वैकेंट होती है ये, तो 9 अपने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। इसी के साथ मैंने आपके प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे हमारी वीडियोस के, उनका आंसर आपको कर दिया है। और आज हम अपने आज के सेशन के साथ शुरू हो जाते हैं। आज के हम अपने सेशन के साथ शुरू हो जाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। हम हाइपर कॉन्जुगेशन शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से अलग शुरू होने जा रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके, ठीक है, शुरू करें। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है? वैसे तो बचपन में आपने पढ़ा होगा आप सबने कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक्चुअली होती क्या है, बट आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम एकदम अच्छे से, बहुत ज्यादा ऐसे एकदम कि वो हाइड्रोजन जो है हाइपोथेटिकली ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है, उस वाले जोन में नहीं जाएंगे, बिकॉज दैट्स नॉट द जोन वी वांट टू कवर, राइट। दैट्स नॉट द जोन दैट CSIR is looking for, okay। तो CSIR के लिए उस जोन में जाने की जरूरत नहीं, मेन सा कवर करेंगे, फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ओके। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की जरूरत क्यों पड़ी, why it was needed, थोड़ा तो वो बता देते हैं कि आपको कि क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, आपको पता है कि आप जब फिनोल लेते हैं, ठीक है, जब आप फिनोल लेते हैं, आप इसमें अगर इलेक्ट्रोफाइल डालते हैं तो आपको पता है कि ये जो लोन पेयर हैं ये यहाँ जा सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो है वो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, वो कहाँ पे आ सकता है, आपका ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है ना। क्यों? क्योंकि आपका जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। इसके साथ ही पैरा पोजीशन पे भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपका OH ग्रुप जो है वो प्लस M इफेक्ट के थ्रू, क्या बोलेंगे, प्लस M इफेक्ट के थ्रू आपकी पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रेजेंस है वो बढ़ाता है। तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है फिनोल के अंदर। जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ठीक है, ओके, ठीक है। लेकिन आप जब आप टोलुइन लेते हैं, जब आप टोलुइन लेते हैं, ये आपका टोलुइन हो गया, टोलुइन पे तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो प्लस M इफेक्ट लगेगा नहीं। यहाँ पर प्लस M इफेक्ट लगता है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल लगेगा तो भी ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आता है, जबकि आपका CH3 जो Me ग्रुप है वो तो आपका प्लस M इफेक्ट भी नहीं लगाता है। तो ये कैसे हो रहा है? इसका तो प्लस I इफेक्ट लगता होता है, लेकिन उससे हमको पता है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो होते नहीं है, कार्बन के पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए है भी नहीं। तो फिर कौन सा फिनोमेना होगा जो ये एक्सप्लेन करेगा कि इस केस में भी आपका इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन या ऑर्थो पोजीशन पे आना चाहेगा? तब आपकी फील्ड में उतर के आती है हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन उतर के आती है फील्ड में? इस चीज को ही एक्सप्लेन करने के लिए कौन फील्ड में उतर के आता है? आपका हाइपर कॉन्जुगेशन फील्ड में उतर के आता है। तो चलिए, कंडीशंस क्या क्या होंगी, कंडीशन क्या क्या होंगी हाइपर कॉन्जुगेशन
कॉन्जुगेशन होता क्या है और क्या क्या कंडीशन होंगी वो देख लेते हैं। तो होता क्या है आपका सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू ए टू एन लिख देते हैं, टू एन एम्प्टी ऑर्बिटल इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके ओके, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन नहीं होगी, इसका ये एक टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, वो हम टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको मैं बता दूंगी। ओके ठीक है, तो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके जो है पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, आपके पार्टिसिपेट करेंगे आपके मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है तो, ठीक है। तो आपके सिग्मा बॉन्ड बेसिकली आपका कहीं ना कहीं जो, जबकि बच्चों अभी तक जितना भी हमने जीओसी पढ़ा है, अभी तक हम लोन पेयर को ट्रांसफर करवा रहे हैं, हम पाई बॉन्ड को ट्रांसफर करवा रहे हैं, हम जो आपके अनायन जो होता है, अनायनिक जो चार्ज होता है उसको भी ट्रांसफर करा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट पहला होगा जिसमें सिग्मा बॉन्ड कहीं ना कहीं आपका जो है क्या करेगा, प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, ऐसा पहली बार होगा, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या है, क्या क्या चाहिए होगा आपको इसके लिए, आपको चाहिए होगा, एक तो आपको क्या चाहिए होगा, एटलीस्ट वन सिग्मा CH बॉन्ड। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिग्मा CH बॉन्ड चाहिए होगा। बहुत ही कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कार्बन 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 ऑक्सीजन, मतलब कोई कार्बन हेट्रो एटम या कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है आपका कहीं कभी आपके हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करे, ऐसा नहीं होगा। हालांकि एक आपको मैं एक कॉन्सेप्ट जो है वो डांसिंग रेजोनेंस का आपको दिखाया जाएगा, जिसमें कि मतलब कार्बन कार्बन जो आपका बॉन्ड है वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन करके दिखाएगा, बट वो एक ही है, वो एक ही एक्सेप्शन है, उसको आपको अलग से करवाया जाएगा। अदरवाइज कभी भी सिग्मा बॉन्ड CH सिग्मा बॉन्ड के अलावा कोई भी और बॉन्ड कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट एक सिग्मा CH बॉन्ड तो एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा होंगे तो उसके हमें फायदे होंगे, वो हम देखेंगे कि हमें क्या क्या फायदे होंगे उसके, ठीक है। ओके, दूसरा एटलीस्ट वन एम्प्टी p ऑर्बिटल, एक एटलीस्ट आपकी p ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए, ठीक है। ओके, और जो तीसरी कंडीशन है बच्चों वो आपकी इंपॉर्टेंट ये है, कार्बन एटम, क्या लिखोगे आप, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे कि कार्बन एटम, आप यहां से वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लीजिए, कार्बन एटम कैरिंग एम्प्टी p ऑर्बिटल, जो कार्बन एटम के पास p ऑर्बिटल है मस्ट हैव sp3 hybridized कार्बन एटम adjacent to it। कहता है जो कार्बन एटम के ऊपर एम्प्टी p ऑर्बिटल होगा उसके साइड वाला जो एडजेसेंट कार्बन है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ये मस्ट है, और उसके पास एटलीस्ट एक आपकी जो एटलीस्ट एक सिग्मा CH बॉन्ड जो उसके ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। ओके ओके ओके, ठीक। वैसे इस पॉइंट को आप इसके बाद लिखेंगे ना तो ज्यादा सुंदर लगेगा, है ना, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर आपको जो है वो CH बॉन्ड चाहिए। ओके, चलिए ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आपकी
हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ। ठीक है, टाइप्स देख लेते हैं। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन होती क्या है ना, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो बेसिकली होता क्या है। देखो, ये आपकी कार्बन एटम है मान लो, जिसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटायन है मान लो ये, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक खाली ऑर्बिटल पड़ी होगी। ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन जो है यहाँ आपके कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है। तो होता क्या है कि ये जो 2 बॉन्ड है, सॉरी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसे ओवरलैपिंग हो जाती है, कार्बोकेटायन के पास आ जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आपका जो हाइड्रोजन है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिए, तो ये आपका जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये ऐसे पड़ा रहता है। इतना सब तो वैसे आप लोगों को सबको पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि मैम ये ऊपर वाला ही हाइड्रोजन हमने क्यों कंट्रीब्यूट करवाया, नीचे वाले या साइड वाला क्यों नहीं करवाया? वो भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाले भी जा सकते हैं। दिखा देते हैं आपको बना के स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ये देखिए, ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से ये आपका एक कार्बोकेटायन जो है वो बहुत ही स्टेबल हो गया। अच्छा, आप बोलेंगे कि ये वाला क्यों नहीं जा रहा, तो वो वाला भी चला देते हैं, उसको भी चला देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ जा सकते हैं, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ओके, तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और ये भी बन सकते हैं कोई भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि अगर साइड में अगर आपके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल वाला कार्बन पड़ा हुआ है, कार्बोकेटायन जैसे कि, तो उसके साइड में अगर आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बैठा हुआ है और उसके ऊपर हाइड्रोजन भी बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से आपके हाइड्रोजन जो है वो आपके जो खाली ऑर्बिटल वाला कार्बन है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो वो खुद H पॉजिटिव की प्रेजेंस फॉर्म में वहां पे पड़े रहेंगे, और इस तरीके से हम इनको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वैसे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, ओके, समझ आता है। अब टाइप्स देख लेते हैं, ये भी कितने तरीके की होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट टाइप देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे, वहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, टाइप्स क्या क्या होता है? प्लस H कॉन्जुगेशन, ठीक है, और माइनस H कॉन्जुगेशन, प्लस जो आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन और माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। प्लस कब? जब आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे हाइड्रोजन लगा हो, ठीक है, डोनेटिंग भी नहीं, हाइड्रोजन ही लगा हो, तब उसको आप बोलते हैं प्लस H कॉन्जुगेशन। ठीक है, प्लस H कॉन्जुगेशन व्हेन कॉन्जुगेशन, या कह लीजिए हाइपर कॉन्जुगेशन, कह लीजिए कि जब आपकी यहाँ से अगर किसी बच्चे को इस कॉन्सेप्ट में ज्यादा इंटरेस्ट ना हो तो वो हमारी वीडियो को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि आगे हम जो है वो बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट बातें, क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ H एटम, जब H एटम की वजह से आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही हो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल आपको पीछे दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक जो है वो दोबारा से बना के आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, जब आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन किसकी वजह से हो रही हो, आपके
हाइड्रोजन की वजह से हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, ठीक है। नाउ जब आपकी -H हाइपर कॉन्जुगेशन कब होगी? व्हेन हाइपर कॉन्जुगेशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। व्हेन हाइपर, इसको ना रेड कलर ले लेते हैं ना, स्क्रीन पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा ये कलर। When hyper conjugation is happening, किसकी वजह से हो रही हो? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और वो भी आपके ज्यादा से ज्यादा, ज्यादातर मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब कौन करता है ऐसा काम? सिर्फ हेलोजेंस करते हैं। हेलोजेंस में भी सबसे ज्यादा क्लोरीन को, क्लोरीन की इतनी हिम्मत होती है कि -H कॉन्जुगेशन से कुछ एक्सप्लेन कर पाता है। वैसे वो -I इफेक्ट से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसका ना डिस्कशन कहीं ना कहीं मिल जाता होता है कि जैसे मान लो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये कोई अनायन था और मान लो इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये आपका यहाँ पे क्लोरीन एटम लगा हुआ है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल अनायन होता है, ये CCl3CH2 नेगेटिव, ये बहुत ज्यादा स्टेबल अनायन होता है। तो उसको इसके बेसिस पे उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये जो क्लोरीन है ये अपने सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आपका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा। देखिए आपका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, दिखा दूं स्ट्रक्चर बना के फटाफट से। देखिए क्लोरीन, क्लोरीन, ओके, और यहाँ पर आपका जो ऊपर क्लोरीन लगा हुआ था उसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे चले गए, ओके। ये होती है आपकी -H कॉन्जुगेशन, ठीक है, -H कॉन्जुगेशन या माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है, ठीक है। चलिए, दिस इज नॉट वेयर यू आर गेटिंग योर क्वेश्चंस टू बी डन। तो आपके क्वेश्चंस जहां से लगेंगे उस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका फाइनली एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। क्या है आपका? एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं कि जो आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन होती है उसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आपको अब क्या करना है, बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। शुरू करें, ओके। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। कार्बोकेटायन, जो आपका कार्बोकेटायन होता है उसकी आपको स्टेबिलिटी बतानी है, ओके। तो शुरू करते हैं कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आप कैसे देखेंगे। इंक ठीक ली है ना? हाँ ठीक है। अब आप मेरे को जरा बताइए, हमें पता है कि ये आपका कार्बोकेटायन इससे ज्यादा स्टेबल होगा, ये पता है हमें। कैसे? हमने पढ़ा था कहाँ? रेजोनेंस में, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं। इसका एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। क्या इसका ऐसा पॉसिबल है? कुछ नहीं। जब पॉसिबल नहीं है तो बनेगा भी नहीं, जब बनेगा नहीं तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा हैं। ये कार्बोकेटायन को रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, अगर आपको मैं
पूछूं कि ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है या फिर ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या कहेंगे कि ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। क्या नाम देते होते हैं हम इस चीज को कि ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। क्यों प्राइमरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल दिखा रहे हैं हम? तो एक तो वो प्लस आई इफेक्ट, तो जो है इंडक्टिव इफेक्ट, तो वो हमारा अलग डिस्कशन चलेगा उसका, अभी हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे बताएंगे। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे एक कार्बोकेटाइन की। आपके किसी भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी जितने उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। वो किस चीज पे डिपेंड करेंगे? आपकी जो कार्बोकेटाइन है उसके साइड में जो लगा हुआ कार्बन है उस पे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। देखिए, आप एक बात बताइए कि ये आपका एक कार्बोकेटाइन है, लगा लीजिए, ये आपका एक कार्बोकेटाइन है, ये लीजिए, और एक आपका कार्बोकेटाइन ये देखिए। तो आपको क्या पता है, जो आपका मैंने पहले कार्बोकेटाइन लिखा है बच्चों, जो ए कार्बोकेटाइन है और बी कार्बोकेटाइन, दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये आपका हाइड्रोजन भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला भी करेगा और ये वाला भी करेगा। तीन तीन हाइड्रोजन का इस आपके कार्बोकेटाइन को हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, तो स्टेबलाइज हो जाएगा तीन तीन हाइड्रोजन के थ्रू। यहाँ पर एक ये बेचारा टूंडरू सा एक हाइड्रोजन बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने के लिए। मैंने बोला था कि कार्बन कभी भी अपना सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ेगा हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हुआ जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पर तीन तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो तीन तीन हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर जो आपका कार्बोकेटाइन होगा ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे उतना ज्यादा आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। इनको हम कैसे क्या बुलाते होते हैं, जो आपके कार्बन के आपके कार्बोकेटाइन के साइड वाला कार्बन है, इसको हम क्या बुलाएंगे? कार्बोकेटाइन का अल्फा कार्बन। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी अब मैं बार बार यूज करने वाली हूँ। ये आपका कार्बोकेटाइन है, इससे नेक्स्ट जो आपका ये कार्बोकेटाइन है, सॉरी कार्बन है, इसको हम क्या बुलाते होते हैं? इस कार्बन को अल्फा कार्बन, कार्बोकेटाइन का अल्फा कार्बन। तो जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं इनको क्या बुलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब आपको पता है कि जितने ज्यादा ये हाइड्रोजन है, यानी कि जितने ज्यादा ये अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, उतना ज्यादा आपके नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। और हमने क्या बोला? हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की उतनी ज्यादा होगी। तो इनडायरेक्टली क्या मैं ये बोल रही हूँ कि जितने ज्यादा ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा आपके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई है तो वीडियो को 20 सेकेंड फिर से रिपीट करिए और फिर से सुनिए, ठीक है, डन। तो आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ पे अब मैं लिख देती हूँ फटाफट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है मैं आपकी यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। आप भी अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ hyper conjugating structures greater the stability of कार्बोकेटाइन, ठीक है, ओके। उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन की आपकी स्टेबिलिटी होगी, ओके। और इनडायरेक्टली अब मैं यहाँ पे इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली ही
आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, पहले मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, जगह बना देती हूँ। ये सब बातें आप लिख लेना, ठीक है, कि ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली दूसरे कार्बोकेटाइन के। ये एग्जांपल आप यहाँ पे दे देना, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन is directly proportional to number of अल्फा हाइड्रोजन्स। बस इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैंने आपको ये इतनी देर लगाई है। अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैं वहां पे बार बार मैं यही वर्ड यूज करूंगी कि गिनो बच्चों इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं, या मतलब ऐसे वर्ड यूज करूंगी कि देखो इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ज्यादा है, इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कम है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों का नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से मेरा क्या मीनिंग है कहने का, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट वाले टॉपिक पर अब हम चलते हैं कि देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि आपका जो ये वाला कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल है इस कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में। बता दो, चलो आप बता देते हैं कि तुम क्या ही बताओगे, मैं बता देती हूँ, रहने दो। यहाँ पर देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में बताइए 2 अल्फा हाइड्रोजन तो इस तरफ प्रेजेंट है, ये क्या आपका CH3 है ना, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इस तरफ प्रेजेंट है, दोनों तरफ के गिनोगे तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए बच्चों, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यानी कि आपका यहाँ पर ही स्ट्रक्चर में ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ आपका स्ट्रक्चर नंबर बी जो है वो ए के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल हो गया, स्ट्रक्चर नंबर नहीं कार्बोकेटाइन, ए कार्बोकेटाइन बी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है, ओके। चलिए तो हम अब क्वेश्चंस पे शुरू हो जाते हैं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको उन क्वेश्चंस को एक एक करके बस अटेम्प्ट करते जाना है। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ इस केस में, क्योंकि आप जितना इस केस में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतना ज्यादा आपकी जो प्रैक्टिस है वो होती चली जाएगी। चलिए तो मैं बस स्ट्रक्चर बनाना शुरू करती हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके स्ट्रक्चर्स को जो है वो कंपेयर करना शुरू करें, ठीक है, ओके। ये एक आपका है और एक आपका ये कार्बोकेटाइन, इसको स्ट्रक्चर नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये आपका 4, ठीक है। चलिए ब्लैक इंक से लिख देते हैं ना, थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर दिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, ओ ये बहुत ही सुंदर है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सुंदर बनेगा, देखिए। तो आपको कंपेयर करना है, कंपेयर दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये आपका एक कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। और ये आपको दूसरा कार्बोकेटाइन में दे देती हूँ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड और ये आपका हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है उन्होंने आपको, बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये लीजिए। ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। दूसरा आपका स्ट्रक्चर लगा लीजिए बच्चों, ये रहा, ये आपका सेकेंड लगा लीजिए और थर्ड ये वाला लगा लीजिए, ठीक है। ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को सबको सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिख देती हूँ, सब बच्चे अपना क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे वीडियो को पॉज कर करके, फिर मेरे साथ क्वेश्चंस को जब मैं सॉल्व करने लगूंगी तो आप मेरे साथ उनको मैच कर लीजिएगा। ये हमारा इतना सुंदर क्वेश्चन आ रहा है,
ऐसे ऐसे जब स्ट्रक्चर्स आते हैं ना तो बड़े ही सुंदर लगते हैं कि हाँ अब थोड़ा सा तुमको दिमाग रुक के थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। वैसे इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं कुछ, बट स्टिल थोड़ा तो आपको सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकेंड और ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बहाने जो है आपके और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब पार्ट नंबर इसका 1, ये आपका 2, ये आपका 1 2, ठीक है। ये थर्ड, यहाँ साइड में मेरा वीडियो आ रहा होगा, है ना। इसका फोर्थ पार्ट यहाँ पर लिख रही हूँ बच्चों कि एक आपको ये दिया हुआ होगा, ये फोर्थ पार्ट है इसका, ठीक है। कंपेयर कर देंगे। चलिए जिन बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा वो मेरे साथ अभी अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे, मतलब मैच करना शुरू कर देंगे आंसर्स को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन रेड कलर की इंक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को साफ दिखे, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर अगर आपका कार्बोकेटाइन दिख रहा है कहीं पे भी प्लस मतलब रेजोनेंस नहीं लग रहा और ना ही कोई भी प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्या देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स देखने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके अल्फा हाइड्रोजन गिनिए, 1 2 और 3, ठीक है। ये CH3 ग्रुप है ना, इतना तो सबको पता है ना। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा कोने पे यानी कि CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो यानी CH3 ग्रुप है तो 3 हाइड्रोजन ऐसे करके प्रेजेंट है। तो इसमें तो फर्स्ट में तो आपकी 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 हाइड्रोजन तो ये रही और 2 हाइड्रोजन ये रही। तो कितनी हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर में, आपकी 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें देखिए 3 तो ये रही और 1 2 3 यानी कि एक यहाँ पे भी हो, यानी कि 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन ये रही और एक हाइड्रोजन ये रही, ठीक है। तो कितनी अल्फा हाइड्रोजन दिख रही है आपको, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट स्ट्रक्चर में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट स्ट्रक्चर, फिर आपका सेकेंड स्ट्रक्चर, फिर आपका थर्ड स्ट्रक्चर और फिर आपका फोर्थ स्ट्रक्चर। समझ आ गई ये बात, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, इसमें आ जाइए, ये आपका कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये आपका कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर कितनी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 तो ऊपर है, ठीक है, और 2 ये साइड वाले कार्बन पे भी प्रेजेंट है। इस तरीके से यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो 3 तो ये रही, 2 ये रही 5 और 2 ये रही 7 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर आपकी कितनी प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन तो ये रही और 2 हाइड्रोजन आपकी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कितनी अल्फा हाइड्रोजन हो गई, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गई। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कौन से स्ट्रक्चर के पास है, सेकेंड के पास, फिर थर्ड के पास, सबसे कम फर्स्ट के पास। आंसर आ गया। नेक्स्ट चलिए इनमें से आपको सेम लगाना है। ये वाला कार्बोकेटाइन जो है इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, टोटल कितनी 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए इसको, ये 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, कितनी होगी 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गई। यहाँ पर देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंड और सबसे कम आपका थर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर देखिए ब्रिज के ऊपर प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन ये रही, 2 हाइड्रोजन ये रही और 1 हाइड्रोजन ये रही, कितनी अल्फा हाइड्रोजन हो गई 5।
ये सारी की सारी ढूंढ ढूंढ के अल्फा हाइड्रोजन निकालना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है बच्चों। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रही और 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रही, तो कितनी अल्फा हाइड्रोजन हो गई? 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गई। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट स्ट्रक्चर, फिर थर्ड स्ट्रक्चर, फिर आपका सेकेंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको आपका कार्बोकेटाइन जो दिया हुआ है उसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ऑक्सीजन प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड आपके कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस के थ्रू आपका जो है स्टेबलाइजेशन दे रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा थर्ड स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ना ही रेजोनेंस पॉसिबल है, ना ही मेसोमेरिक इफेक्ट पॉसिबल है। तो आपको क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन, ये आपका कार्बोकेटाइन अल्फा हाइड्रोजन, देखो इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे और 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 तो 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस वाले में देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन पे रहे, ये आपका कार्बोकेटाइन। कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गए बच्चों? 4 अल्फा हाइड्रोजन आ गए, तो ज्यादा 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सीधी सी बात है थर्ड आपका जो स्ट्रक्चर होगा, मैं ऊपर थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, आप लोग वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए। मैं थोड़ा ऊपर जो है जगह बना रही हूँ हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ये लीजिए। तो क्या पता चला आपको कि जो आपका, इसको हटा देते हैं, सॉरी, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। चलिए यहाँ पे चलते हैं बच्चों, कि आपका जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वो आपको पता चल गया है थर्ड स्ट्रक्चर से तो कम स्टेबल है, क्योंकि फोर्थ स्ट्रक्चर में आपके 4 अल्फा हाइड्रोजन है, थर्ड में आपके 7 है। ठीक है, तो आपका थर्ड जो कार्बोकेटाइन है वो तो ज्यादा स्टेबल होगा। अब आपको फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करके देखना है। आपको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है आपका रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट किस में है? फर्स्ट वाले में हो रहा है, तो वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड वाले में, सेकंड कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबल है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो वो उससे भी, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो वो हाइपर कॉन्जुगेशन से हमेशा ज्यादा स्टेबल होगी। ओके, ठीक है, समझ आ गया? तो इसको मैं अब क्या करती हूँ, यहाँ पे एक आपको ये लिख के दे देती हूँ कि आपका मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट जो होगा बच्चों वो आपका रेजोनेंस से ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, फिर रेजोनेंस और फिर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन आता है। ठीक है, और उससे भी कम फिर आपका इंडक्टिव इफेक्ट आता है। पर अभी हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा नहीं, क्या होता है क्या नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको क्यों लिखवाऊंगा। ठीक है, ओके, तो इसके बेसिस पे ही हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिए। और जो इसी के साथ हम अपना वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आगे के जो हमारा वीडियो होगा उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की फर्दर जो एप्लीकेशन है उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, आप कोई भी क्वेरी है तो हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हमारी ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।